Hello everyone, I welcome you all to the PT 365 discussion for science and technology. So इस PT 365 डिस्कशन का ये लास्ट चैप्टर होगा और इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि इस साल न्यूज़ में रहे थे उनको हम देखते हैं. सो इसमें पहला टॉपिक देखिए, रेयर हिग्स बोसॉन डिके. सो दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़ बिकॉज जो सर्न है विच इज़ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये एक रिसर्च फैसिलिटी है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करती है. एंड ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर जिसे हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जानते हैं. आई होप सभी ने आपने देखा ही होगा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कभी ना कभी. सो बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रिंग डिज़ाइन किया गया था और पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब एक पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं अप टू अ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हम ट्रैवल करा सकते हैं उस पार्टिकल को एक बीम की फॉर्म में. अब ये जो फैसिलिटी है विच इज़ द LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, कहाँ पे लोकेटेड है? तो यू शुड नो दैट दिस इज लोकेटेड इन जिनेवा और इसमें इंडिया भी मेंबर है. और इंडिया ने इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जो थे डोनेट किए थे, जैसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट डोनेट किया गया था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूस्टिंग ऑफ द एनर्जी पार्टिकल्स, या पार्टिकल्स को जो हाई स्पीड में ट्रैवल कराना है उसके लिए वो मैग्नेट्स का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है. सो ये जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, रिसेंटली इसमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसमें जो हिग्स बोसोन है ये डिके करता है इनटू जेड बोसोन्स एंड फोटोन्स. तो ये अपने आप में एक बहुत रेयर एविडेंस था जो कि साइंटिस्ट को इतने सालों बाद इसके अंदर मिला. आपको पता होना चाहिए इसका काम अर्ली 2000 से चालू हो चुका था. 2008 में ये कंप्लीट हुआ एंड अराउंड 2012 हम लोगों ने डिस्कवर किया हिग्स बोसोन को. अब ये हिग्स बोसोन क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिकॉज इसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, राइट. सो नॉर्मली देखो क्या होता है हम पार्टिकल फिजिक्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होता है. जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें रियल लाइफ में हम लोग मैटर देखते हैं, मैटर से फिर हम नीचे चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स आता है, मॉलिक्यूल से नीचे एटम. तो अभी तक हम मान के चल रहे थे एटम जिसे हम हिंदी में अणु भी बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. लेकिन धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़े तो हमने पाया कि इसमें और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. जैसे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस जो है फॉर्म्ड हो रखा है दो एलिमेंट्स का या दो पार्टिकल्स का विच इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल. इसके साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक रिसर्च आके एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे हम लगने लगा कि हम लोगों ने एटम को स्टडी कर लिया. लेकिन जैसे जैसे और पार्टिकल फिजिक्स डेवलप हुआ तो ऐसा पाया गया कि इनमें फिर से और सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास. तो बहुत सारे नए नए पार्टिकल्स मिले जैसे फर्मियॉन्स, लेप्टॉन, क्वार्क, बोसॉन्स, ग्लूऑन्स, म्यूऑन्स वगैरह वगैरह. ये सारे पार्टिकल्स पता लगे कि ये फॉर्म होके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, राइट. सो इसे हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. अब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी कहाँ हुई? तो साइंटिस्ट अप टिल 1960s तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूक्लियस हो, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको मास कहाँ से मिल रहा है. ठीक है. इस स्टडी को ये बेसिकली एक मिस्ट्री बन गया था. पार्टिकल फिजिक्स के जो रिसर्चर्स थे या फिजिसिस्ट थे तो उनके लिए एक मिस्ट्री था कि आखिर ये मास आ कहाँ से है. तो उस दौरान इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए पीटर हिग्स नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसा अगर एक पार्टिकल होगा तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि बाकी जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें मास होता है. ठीक है. सो उन्होंने इसको थ्योरी के अंदर दिया था, मतलब ही डिड नॉट एक्सपीरियंस इट इन रियल लाइफ, मतलब उन्होंने कभी प्रैक्टिकली इसे देखा नहीं था. उन्होंने बस थ्योरी में ऐसा प्रपोज किया कि ऐसा एक पार्टिकल होना चाहिए. और तभी से इस पार्टिकल को ढूंढने के लिए बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए. लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लगना था और इसके लिए एक लंबा वेट लगा 1960 से लाके 2000 के अंदर, जब जाके हम लोगों ने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाया और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया कि हाँ ये जो पार्टिकल है ये एग्जिस्ट करता है, हिग्स बोसॉन नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है. और इसे ये एक मिसनोमर था, गॉड पार्टिकल. मिसनोमर इन द सेंस ये नाम ऐसा कोई रियल नेम नहीं था, ठीक है, कि ये गॉड पार्टिकल है या इससे दुनिया बनी है, ऐसा कुछ नहीं था. दिस वॉज द नेम गिवन बिकॉज ये पार्टिकल को ढूंढना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि थ्योरी में तो पीटर हिग्स ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा पार्टिकल होता है.
लेकिन जब तक हम उसे प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तब तक कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल होता है कि नहीं होता। तो एक बुक पब्लिशर ने इसको थोड़ा सा सनसनीखेज बनाने के लिए उसने इसका पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल रख दिया, ताकि कहने उसका मतलब ये था कि इस पार्टिकल को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि शायद गॉड को ढूंढना। फॉर दैट रीज़न ये मिसनोमर जो था इसके साथ स्टिक हो गया, एंड नॉर्मल लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी जग गई कि आखिर ये गॉड पार्टिकल है क्या। ठीक है, सो ये इसलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल पड़ गया। अब ये जो हिग्स बोसॉन है ये बेसिकली एक फील्ड कैरी करता है जिसे हम हिग्स फील्ड बोलते हैं। और कोई भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, चाहे क्वार्क्स हो चाहे लेप्टॉन्स हो, ये सबको अपना जो मास तभी मिलता है जब वो इस हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पीटर हिग्स का बेसिकली कहना ये था हमारा पूरा यूनिवर्स जो है उसमें हिग्स फील्ड जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट पार्टिकल कैसे इंटरैक्ट करता है, लेट्स से क्वार्क कैसे इंटरैक्ट करता है हिग्स फील्ड से, उसके हिसाब से उसका मास जो है डिटरमाइन होगा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इसके साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता इस हिग्स फील्ड के साथ, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड मासलेस। इसीलिए आपको पता है फोटोन, फोटोन क्या होता है, इट्स अ पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये जो पैकेट है, पैकेट ऑफ लाइट या फोटोन, दिस डजेंट इंटरैक्ट। ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन इट इज मासलेस। क्लियर, तो जो चीज हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करेगी दैट इज कंसीडर्ड एज मासलेस। क्लियर है, अब कुछ और डिटेल आपको पता होना चाहिए, जैसे मास वगैरह ये जो वैल्यूज है ये काम की नहीं, बट यू शुड नो दैट दिस इज अ स्केलर पार्टिकल। स्केलर पार्टिकल मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें जीरो स्पिन होता है, मतलब बिल्कुल भी स्पिन नहीं करता है ये, और स्पिन नहीं करता तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होता। इसका लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट है, मतलब कुछ समय के अंदर ही अपने आप को डिके करके किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नॉर्मली इट डिकेज इनटू पेयर ऑफ फोटॉन्स और अ पेयर ऑफ डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स। ठीक है, तो या तो फोटोन या डब्ल्यू या जेड बोसॉन्स में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया कि जेड बोसॉन और फोटोन दोनों के अंदर डिके हो गया एक साथ। तो ये थोड़ा सा एक रेयर फिनोमेना था जो देखने को मिला। फॉर दैट रीजन दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़, और इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि देखो नॉर्मल फिजिक्स जो था, जो नेचुरली हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, दैट इज द न्यूटोनियन फिजिक्स। वहाँ न्यूटन के जो 3 लॉज है वो लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम एटम के लेवल पे चले जाते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा जो फिजिक्स है वो नहीं लगता, या न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगता, वहाँ पे हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। एंड उस पार्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए हम लोगों ने एक मॉडल डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अभी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं विच आर कैरेक्टराइज एज क्वार्क्स। क्वार्क्स बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास है लेप्टॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। ठीक है, सो ये 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में देखने को मिलेंगे या वो उनको बनाएंगे, और फिर दूसरी तरफ है लेप्टॉन जो कि इलेक्ट्रॉन्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ये पार्टिकल जैसे हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं इनको अपना मास मिल जाता है। अब इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में 4 तरह की फोर्स है, ये 4 तरह की फोर्स आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने इसके बारे में पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, सो दिस हैज बीन अ PYQ, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अगेन ऑन दिस। सो यहाँ पे जो 4 फोर्सेज है वो कौन कौन सी है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड फोर्थ है वीक फोर्स। ठीक है, ये 4 तरह की फोर्सेज है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनमें से एक खास फोर्स है, बिकॉज ये जो मॉडल है दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बाकी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स आपको एटम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेटेड डेवलपमेंट में। देखो कायरल बोस लिक्विड, सो कुछ फिजिसिस्ट फ्रॉम यूएस इन चाइना, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और उसका नाम दिया है उन्होंने किरल बोस लिक्विड स्टेट। तो आपको पता है वैसे तो हम नॉर्मली 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, बट लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड 2 न्यू स्टेट्स। तो आपको पता है एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। अभी एक नया स्टेट ऑफ मैटर आया, इसका नाम रखा गया है किरल बोस लिक्विड स्टेट। तो ये जो स्टेट है ये एक बहुत स्पेसिफिक
तरीके से ही देखने को मिल सकता है। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि अगर हम एक सुपर स्मॉल क्वांटम स्केल, क्वांटम मतलब नैनो स्केल, ठीक है, 10⁻⁻⁹ इस स्केल के ऊपर चले जाते हैं और एक जो लिक्विड है, राइट, या एक मटेरियल है, उसे दो लेयर्स के बीच में एक स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे वेरी लो टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो, जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, यहाँ पर ले जाते हैं। तो वो जो मटेरियल है वो बहुत एक ऑड बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और ये ऑड बिहेवियर जो है, इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ऐसे मटेरियल को यूज करने के, राइट। सो हमारे जो बाकी नॉर्मल जो स्टेट ऑफ मैटर्स थे, प्लस जो टू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स थे विच इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनसे इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट थी। फॉर दैट रीजन दिस इज कंसिडर्ड एज अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो याद रखना, कायरल बोस लिक्विड स्टेट कब देखने को मिलता है? ये क्वांटम स्केल में देखने को मिलेगा जब हम दो लेयर्स ऑफ अ स्पेशल मटेरियल जो है उन्हें वे बहुत क्लोज ले आएंगे एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तब हमें देखने को मिलेगा। एंड इसे फ्रस्ट्रेशन मशीन का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, फ्रस्ट्रेशन मशीन इज एसोसिएटेड विद कायरल बोस लिक्विड स्टेट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर। सो अभी हम लोगों ने देखा एलएचसी। एलएचसी क्या था? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर था। वहीं दूसरी तरफ हमने वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया है जिसका नाम है नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। सो इसमें बेसिकली एक माइक्रोचिप लगा है छोटा सा, जिसके अंदर कुछ बहुत छोटी छोटी वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। अब ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ मेडिकल रिसर्च जो है एसोसिएटेड विद कैंसर्स, उसको हम लोग केटर कर सके, ठीक है। उसके जो रिसर्च है या उससे जो डेवलप होने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैंसर रिसर्च में या कैंसर को इलिमिनेट करने में हेल्प करेगा हमारा, ठीक है। सो ये था नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, सुपर कंडक्टिविटी। सो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक मटेरियल था LK99, उसके ऊपर जो कुछ रिसर्च हुआ था कि ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है एट रूम टेम्परेचर, तो पाया गया कि दैट दिस रिसर्च वाज इनकंसिस्टेंट, मतलब ये प्रॉपर सही रिसर्च नहीं था, इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, ठीक है। सो अब इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है। देखो, कंडक्टिविटी तो आपको नाम से पता लग गया कि ये ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है उससे अपने अक्रॉस मूव करवा सकता है, राइट। सो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो नेग्लिजिबल होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स या जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं और इससे बिना किसी लॉस के हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से नॉर्मल घरों में हमारे पास जो तार है, ठीक है, लेट्स से कॉपर वायर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है। लेट्स से 100 यूनिट्स मैंने यहाँ से भेजा और पॉइंट बी पे आते आते ये 90 यूनिट्स हो गया। 10 यूनिट्स इसके अंदर लॉस हो गए। क्यों लॉस हो गए? बिकॉज ऑफ हीट या मे बी नॉइज, क्योंकि वाइब्रेशन होता है। देखा होगा हाई टेंशन वायर्स के आप आसपास गुजरते हो तो आपको एक जो बीज वाला जो एक साउंड होता है ना, हमिंग साउंड, वो आता है। तो वो क्यों आता है? बिकॉज ये जो करंट होता है उसमें वाइब्रेट करता है और उससे वो नॉइज प्रोड्यूस होता है और वो लॉस के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, सुपर कंडक्टर के केस में क्या होगा, पॉइंट ए से बी पे लेट्स से 100 यूनिट्स भेजा गया है तो पॉइंट बी के ऊपर भी 100 यूनिट्स ही मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए नो हीट नो नॉइस, राइट। सो ये होता है सुपर कंडक्टर। अभी जो करंटली सुपर कंडक्टर्स हम लोगों ने बना भी लिए, बट वो सब बिलो रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे काम करते हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल मटेरियल जो है, अगर आप उसे क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके जाते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे उसका कंडक्टिविटी जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है और उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। सो सुपर कंडक्टिविटी कब आएगी? जब रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या वेरी लो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर अगर रेजिस्टेंस हो गया, उस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी आ गई है, ठीक है। सो फॉर सुपर कंडक्टर
द रेजिस्टेंस हैज़ टू बी नेग्लिजिबल। और ये कब होगा? ये होगा अगर हम किसी मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके जाते हैं। अब हर कोई जो मटेरियल है वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जाओगे वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उसके लिए कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं, और जब ये वाला इफेक्ट, जब सुपर कंडक्टर बन जाता है ऐसा मटेरियल, तो इफेक्ट शो करता है जिसे बोलता है मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर इफेक्ट इज बेसिकली द रिपल्शन या एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो मीजनर इफेक्ट पे क्या है। इनिशियली मैं मैग्नेटिक फील्ड पास करता हूँ, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है मान लो, तो यहाँ पे मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड पास किया, यानी ये एरोज है, लेट्स से ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा हो रहा है, बट जब मैं इसे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जा रहा हूँ, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, तो ये अपने अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनको पास नहीं होने देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे दूर से निकल रही है, और ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये रिपल्स कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखने को मिलती है। और ये कौन सा मटेरियल होता है? इस टाइप के मटेरियल को हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को पास करने दे, इसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है जो अपने को पता होने चाहिए इसमें। सो जनरली हमने कुछ एलिमेंट्स है जिनको ट्राई किया एट क्रिटिकल टेम्परेचर, लाइक मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नायोबियम। तो इन सबको देखा गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर लेने के बाद ये सुपर कंडक्टर्स में बदल जाते हैं, राइट। बट ये टेम्परेचर काफ़ी लो है, इतना प्रैक्टिकली लाना पॉसिबल नहीं है। हमें रूम टेम्परेचर पे जब तक सुपर कंडक्टर्स को नहीं बनाएंगे तब तक सुपर कंडक्टर्स का कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं हो सकता। ठीक है, आप केवल रिसर्च में इसको यूज़ कर सकते हो एट द मोमेंट। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसे केवल रिसर्च पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। बिकॉज प्रैक्टिकली रूम टेम्परेचर तक अगर सुपर कंडक्टर नहीं बना पाए तो फिर उसका यूज़ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस कैसे अचीव करते हैं? जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लेकर जाते हैं टेम्परेचर को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पहले रेजिस्टेंस झेल रहे थे, ठीक है, नॉर्मल मटेरियल के अंदर जो पहले वो रेजिस्टेंस झेल रहे थे वो ख़त्म हो जाता है। रीज़न बीइंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड कूपर पेयर्स। इनको कूपर पेयर के नाम से जाना जाता है। और ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं विद इन द कूपर पेयर, ये इजीली स्कैटर नहीं होते। अब दो पेयर बन गया इलेक्ट्रॉन का, ये आपस में स्कैटर नहीं कर रहे, और ऐसा समझ लो कि अब सुपर कंडक्टर में एक स्लाइड बन गया है या एक फिसल पट्टी बन गया है जो कि इजीली इनको ट्रैवल करवा देगा इस पेयर को। तो इसलिए पहले जो रेजिस्टेंस इनको झेलना पड़ रहा था, अब वो रेजिस्टेंस इनके सामने नहीं है, और दे कैन ईजिली ग्लाइड अक्रॉस द एंटायर लैटिस। लैटिस मतलब एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसमें ईजिली ग्लाइड कर सकते हैं। समझ गए? पहले रेजिस्टेंस था, पहले सपोज ये उबड़ खाबड़ था, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोगों ने रीच किया तो ये जो उबड़ खाबड़ जो सरफेस है ये गायब हो गई, और अब इलेक्ट्रॉन सीधे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द कूपर पेयर्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ मटेरियल इज टेकन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, सो ये था अबाउट द कूपर पेयर्स एंड हाउ अ सुपर कंडक्टर एक्चुअली फंक्शंस। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो आपको पता है कि ए बी यूनिट जो मैंने बताया था कि ए से अगर 100 यूनिट चला और बी पे भी 100 पहुंचा, तो इसका मतलब हाई एनर्जी एफिशिएंसी हो सकती है ट्रांसमिशन के अंदर। इससे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। आजकल पता है आपको एक टर्म इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, कॉल्ड एटीएनसी लॉसेस, एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉस। तो ट्रांसमिशन मतलब ट्रैवलिंग करने के दौरान जब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तारों को हीट करती है, उनमें से नॉइज़ होती है, तो उससे बहुत सारा लॉस होता है। तो ये ट्रांसमिशन लॉस होता है। इसके साथ साथ कमर्शियल लॉस भी होता है कि सपोज किसी ने बिजली की चोरी कर ली, है ना, तार लगा के बिजली की कोई चोरी कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड द एटीएनसी लॉसेस। तो अगर हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स आ गए तो ये जो एटीएनसी लॉसेज हैं ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। अभी जो पब्लिक सेक्टर्स जो डिस्कॉम्स होती हैं इनके लिए दिस इज इन डबल डिजिट्स, मतलब अराउंड 10 to 30% तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया किस स्टेट के अंदर है।
ठीक है, तो ये एग्रीगेट लॉसेस इतने ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करें फॉर ट्रांसमिशन तो डेफिनेटली ये लॉसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक लेविटेशन, या मैगलेव ट्रेन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगलेव मतलब जो बुलेट ट्रेन्स होती है ना, बेसिकली आपको पता है बुलेट ट्रेन्स वो ट्रैक के ऊपर चलती है, वो ट्रैक से टच नहीं होती, वो सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। बेसिकली यहाँ पे कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल लगा है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर उसके ऊपर या उसके नीचे से अगर हम लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं करेगा और ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा बेटर बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था, सपोज ये एक मटेरियल डायामैग्नेटिक है, ठीक है, ये मटेरियल डायामैग्नेटिक है। अब नीचे से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे तो ये इसमें क्रॉस नहीं करेगा और ऐसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके आजू बाजू से गुजर जाएगा। तो ऐसे में ये जो पार्टिकल है नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकल रहा है और ये हवा में रहेगा। तो यही मैगलेव ट्रेन्स के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो ये है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर बना ली रूम टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली मैगलेव ट्रेन्स के अंदर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन्स हैं या पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वो भी इससे डिज़ाइन हो सकते हैं। राइट, तो ये थे की एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, रिलेटेड डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एक कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है सेटिंग अप ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी है दैट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग वोल्टेज। ठीक है, तो इंसुलेटर तो आपको पता है ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइक वुड, सिरामिक। राइट, वेर एज कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कि बहुत इजीली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कॉपर या कोई भी मेटल। राइट, सो सेमीकंडक्टर तो दोनों के बीच में होता है और इसकी जो कंडक्टिविटी है हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज। राइट, अब इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली डोपिंग होती है। डोपिंग मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, स्पोर्ट्स में डोपिंग होती है कि कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो वैसे ही हम यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज इनमें ऐड करते हैं टू एनहांस देयर कंडक्टिविटी। तो जब एन टाइप है मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी होल्स होंगे। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से उठ के चला गया तो वहाँ पे होल छोड़ जाएगा विच वुड बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सो ये था अबाउट सेमीकंडक्टर्स। अब मटेरियल सेमीकंडक्टर्स सुने ही होंगे आपने, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हो गए। इसके अलावा कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे मल्टीपल आप सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गैलियम आर्सेनाइड। ये कॉम्बिनेशन है गैलियम और आर्सेनाइड का। ठीक है, सो ये इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट has recently found large deposit of 15 rare earth elements in Andhra's अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो एक तो ये पता होना चाहिए ये नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो रेयर अर्थ एलिमेंट ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ ऑक्साइड्स are a group of 17 silvery white soft heavy metals that occur together in periodic table। तो periodic table बेसिकली क्लासिफिकेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स का, और उसके अंदर एक ग्रुप है ऑफ दी 17 सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अगेन ये जो वर्ड है रेयर अर्थ एलिमेंट, दिस इज अ मिसनोमर, मतलब ये नाम जो है गलत दिया गया है, बिकॉज इनका नाम भले ही रेयर अर्थ है लेकिन ये अबेंडेंट क्वांटिटी में हमें, मतलब एम्पल क्वांटिटी में हमें हमारे अर्थ के अंदर मिलते हैं। राइट, अब कुछ कंट्रीज में ज़्यादा हो सकता है, कुछ कंट्रीज में कम हो सकता है, बट दे आर क्रिटिकल फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फॉर दैट रीज़न बहुत सारी कंट्रीज जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। एंड आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स हैं वो चाइना के अंदर है। ठीक है, इसीलिए वो जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और उसमें लगने वाले जो ये रॉ मटेरियल है उसको कंट्रोल करता है। राइट, सो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्कैंडियम, येट्रियम एंड 15 लैंथेनाइड एलिमेंट्स, जैसे लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम,
ठीक है। तो एक थंब रूल है, मतलब आप इसको याद रखने का एक तरीका याद रख सकते हो। जनरली मेटल्स जो है, आपसे अगर पूछे कि ये वाले एलिमेंट्स जो है कौन कौन से इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, तो एक तो आपको बताना चाहिए जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल मेटल्स। एंड मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो लास्ट में यूएम या आईयूएम, ईएम जो वर्ड आता है ये लगता है। ठीक है। तो चाहे सोडियम हो या मैग्नीशियम हो, दीज आर ऑल मेटल्स। तो यहाँ पे एक तो लास्ट में ईएम आपको देखने को मिलेगा। एंड जनरली जो छोटे मोटे मेटल्स है वो आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं, तो लेंथनम, सीरियम, ये इस टाइप के मेटल्स को एक बार आपके आंखों के सामने से गुजार ले तो यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे करके आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। सो दीज हैव मेट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अदर मेटल्स। जैसे बाकी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिएबल होते हैं दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज इनमें देखने को मिलती है। और इनका जो मेजर एप्लीकेशन है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, राइट। और रिसेंटली एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। दे हैव बेसिकली डेवलप्ड अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम रेड मड के थ्रू रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। अब ये रेड मड जो है ये बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ये, राइट। सो रेड मड क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो इससे हमें क्या पता लगा? एल्यूमिनियम का जो मेटल जो है उसका ओर जो होता है वो बॉक्साइट ओर होता है। ठीक है। उस बॉक्साइड ओर में से जब हम इसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से रेड मड निकलता है। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू निकलता है उसे बेयर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू रेड मड निकलता है उसे बेयर प्रोसेस बोलते हैं। सो ये जो रेड मड होता है इसमें बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मेटल है कॉल्ड वेनेडियम। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड वेनेडियम रिजर्व्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ कंबात इन गुजरात। ठीक है। गल्फ ऑफ कंबात में हमें ये जो वेनेडियम मेटल है इसके रिजर्व्स मिले। वैसे अगर ग्लोबली बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेनेडियम। लेकिन अगर रिजर्व्स के टर्म्स में बात करें, मतलब किसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है वेनेडियम की, तो दैट इज़ चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन ब्राज़ील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के अंदर भी वेनेडियम रिजर्व्स हैं हमारे पास। दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राइट। ये टॉप 3 हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में भी मिले हैं, बट टॉप 3 में अगर बोले तो कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा वुड बी द टॉप 3। अरुणाचल प्रदेश बीइंग अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। मोर इन न्यूज़ में देखो, टाइटेनो मैग्नेटाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एलिमेंट, 88% ऑफ द वर्ल्ड्स वेनेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो ये याद रखना, टाइटेनो मैग्नेटाइट, इसमें से हम वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। वेनेडियम का सिंबल वी है, एटॉमिक नंबर 23। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा काम का नहीं है। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ से हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है। तो ये इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दैट यू शुड नो। अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है दैट इज वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरीज। तो हम लोगों ने फ्लो बैटरीज पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, दो मेटल्स को लिक्विड स्टेट में रखते हैं, राइट। बीच में दोनों के कॉम्बिनेशन लगा रहता है। अब क्या होता है इसमें, एक में रिडक्शन रिएक्शन होता है विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस और गेन का जो चक्कर है, इसी के थ्रू बैटरीज जो है वो अपने को चार्ज और डिस्चार्ज करती है। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम वेनेडियम का मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे वुड एक्ट एज एक्टिव आयन मटेरियल्स, राइट। सो ये हम लोगों ने पहले भी देखा होता। बट एक चीज़ याद रखना, वेनेडियम का ये जो रेडॉक्स फ्लो बैटरी है इसकी लो एनर्जी डेंसिटी है देन द लिथियम आयन बैटरीज, एंड दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। ठीक है। तो ये तो एक एडवांटेज है, बट जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसका हायर है। सो दीज आर द फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट द वेनेडियम। वेनेडियम इंडिया के अंदर लिस्टेड एज वन ऑफ द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब अगेन एक टर्म है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे मिनरल्स को विच आर क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी
राइट, बिकॉज ये जो वेनेडियम रिजर्व वेनेडियम है, दिस इज यूज्ड इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। इसे मेटल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम इसे स्टील के अंदर ऐड कर दें तो इससे स्टील को ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ मिलेगा, इससे ज़्यादा बेटर करोजन एबिलिटी उसमें डेवलप होगा, राइट, और थोड़ा मटेरियल लाइटर रहेगा, राइट। सो ये सारे एप्लीकेशन है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट। एंड इसके अलावा स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है। अब वेनेडियम हमें स्टील के स्लैग से भी मिलता है। स्लैग मतलब जो स्टील के प्रोडक्शन के दौरान जो कचरा निकलता है उसमें से भी वेनेडियम जो है हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। एंड वेनेडियम जनरली डजंट रिएक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ वेनेडियम, ठीक है। Okay, so next topic देखते हैं lab grown diamonds. So this topic was recently in news because the Indian Prime Minister, during his visit to US, presented the first lady of US with a lab grown diamond as a gift. So इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में हो जाता है। एंड लैब ग्रोन डायमंड बेसिकली एक आर्टिफिशियल डायमंड है जो कि हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं, बट इट हैज़ द सेम केमिकल एंड फिजिकल कॉम्पोजिशन एज ए नेचुरल डायमंड। जैसे नेचुरल डायमंड दिखता है वैसे ही होता है ये, बट लैब में बनाया हुआ है। अब नेचुरल तो आपको पता है, नेचुरल डायमंड जो है वो बेसिकली कार्बन का ही एक फॉर्म है जो कि कई सालों तक प्रेशर और टेम्परेचर के चलते अपना जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन को चेंज करता है एंड कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वैसे तो आपको साइकिल पता है, कार्बन इनिशियली पहले कोल बनता है, कोल के भी फिर डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। फिर धीरे धीरे और जब टेम्परेचर, प्रेशर और लंबे ड्यूरेशन के अंदर रहता है तो फिर डायमंड में कन्वर्ट होता है, राइट। अब ये जो नेचुरल डायमंड मिलता है दिस इज एक्सपेंसिव क्योंकि माइनिंग होती है, राइट, काफ़ी इसके लिए, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पोल्यूशन करना पड़ता है इसकी माइनिंग के लिए। तो इन दैट सेंस इट्स नॉट इवन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। प्लस एक बहुत बड़ा इसके साथ चैलेंज क्या है कि जनरली ये जो डायमंड्स होते हैं, नॉट जनरली बट मोस्ट ऑफन इट इज सीन दैट दिस कम्स फ्रॉम कन्फ्लिक्टेड रीजन्स। कन्फ्लिक्टेड मतलब वॉर ट्रोन रीजन्स, जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। तो वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स होते हैं या जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो इन डायमंड्स की माइनिंग करवाते हैं यूजिंग फोर्स लेबर, और फिर उस डायमंड से बेचकर ब्लैक मार्केट में अपने जो वॉर्स होते हैं उनको फंड करते हैं। सो ऐसे जो डायमंड्स हैं वो कि बेसिकली हमारे सब नॉर्मल जो डायमंड सप्लाई चेन है उसके अंदर आ जाते हैं एंड इवेंचुअली इट प्रमोट्स अ सॉर्ट ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट और सिविल अनरेस्ट इन दीज कंट्रीज, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसेस हम लोगों ने बनाया कॉल्ड द किम्बरले प्रोसेस। तो याद रखना, किम्बरले प्रोसेस बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट रीजन से आने वाला या वॉर डायमंड या ब्लड डायमंड जिसे बोलते हैं वो हमारे नेचुरल या जो डायमंड सप्लाई चेन है उसका पार्ट ना बने। उसके लिए हम लोगों ने किम्बरले प्रोसेस बनाया। बट अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो एक तो इसमें कोई डर्ट, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, बिकॉज आप स्पेसिफिकली जैसे डायमंड चाहते हो वैसा बना सकते हो। नॉर्मली तो जैसा आपको डायमंड चाहिए उसको पॉलिश करना पड़ता है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है। बट लैब ग्रोन डायमंड आप जैसे चाहते हो वैसा बना सकते हो। अफोर्डेबल भी है, कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं है बिकॉज आप अपनी लैब के अंदर इसे क्रिएट करोगे। प्लस गारंटेड और ट्रेसेबल ओरिजिन है। तो इस सेंस में लैब ग्रोन डायमंड्स के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। एंड आपको पता है डायमंड इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल मतलब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज ये आपके पास एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन से अटैच होगा, फिर नीचे एक पिरामिड बनाएगा, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। आगे ग्रेफाइट आएगा तो वो भी एक एलोट्रॉप है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है। डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रॉप एंड इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द वर्ल्ड। इसलिए इसको ड्रिलिंग या कटर मशीन्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताना चाहिए। एंड जनरली लैब ग्रोन डायमंड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एप्लीकेशन करते हैं। इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है जो कि अगेन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, उसको एज अ सीड इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके ऊपर अराउंड डेवलप करते हैं पूरा का पूरा डायमंड को। इसके अलावा केमिकल वेपराइजेशन भी एक मेथड है, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर जो 5% टैक्स था उसे एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, giant magnetoresistance. So, Nobel laureate Andrew James discovered that graphene displays an anonymous
जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें आई थिंक कीवर्ड्स हैं कि ग्राफीन क्या है, जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इनको बारी बारी देखते हैं। पहले ग्राफीन की बात करते हैं। तो ग्राफीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, इसी पेज के अंदर हम लोगों ने कार्बन के 3 एलोट्रॉप देख लिए। एक देखा डायमंड जो कि टेट्राहेड्रल है, फिर दूसरा ग्रेफाइट देखा। ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ग्रेफाइट का ही एक यूनिडायमेंशनल या 2 डायमेंशनल लाइन अरे, उसे हम ग्राफीन बोलते हैं, या एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट को हम बेसिकली ग्राफीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ग्राफीन इज सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, सो ये हेक्सागोनल या हनी कोम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। राइट, ये हनी कोम स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म करता है कार्बन। ये अगर मल्टीपल स्टैक है, एक के ऊपर एक लेयर है, तो उसे ग्रेफाइट बोलेंगे। बट अगर एक सिंगल 2 डायमेंशनल सिंगल एटम थिक लेयर है, तो उसे ग्राफीन बोलेंगे। राइट, और ग्राफीन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि सिंगल लेयर है ग्रेफाइट की, इसलिए ग्रेफाइट से ही इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक तो काफ़ी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। राइट, आपको पता होगा इससे कार्बन नैनो ट्यूब्स भी बनती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये हमारे नैनोटेक पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। इनफैक्ट ग्रेफाइट को भी हम नैनोटेक के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ काफ़ी हाई स्ट्रेंथ है, काफ़ी एक्सेलेंट कंडक्टिविटी है, काफ़ी हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी है। राइट, तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसके कारण इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे बैटरीज में, फ्यूल सेल, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि ये कार्बन से बना है, इसलिए बायोमेडिकल एप्लीकेशन भी है। इसे ड्रग डिलीवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफीन। इसके अलावा इंडिया में रिसेंटली एक ग्राफीन इनोवेशन सेंटर सेटअप किया गया है इन केरला। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट। अब बात करते हैं ये जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है। सो बेसिकली एक फिनोमेना है जहाँ पे हम किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसे चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो। लेट्स से मेरे पास एक मटेरियल है। ठीक है, ये एक मटेरियल है मेरे पास, इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ। लेट्स से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, नॉर्थ से साउथ। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, जब वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सारे ही पार्टिकल अपने आप को अलाइन कर लेंगे, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, जब सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को सेम लाइन में अलाइन कर लिया, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे एक पार्टिकल एक ही तरफ है, तो इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम हो गई। सिमिलरली लेट्स से मैग्नेटाइज हम कर देते हैं पार्टिकल्स को इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक सिचुएशन मान लो जहाँ पे आपने दोनों डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएंगे, और ऐसे में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, कंडक्टिविटी लो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। क्लियर, तो ये देखा गया कि ये जो जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस है, ये जब ग्राफीन पे लगाया गया तो थोड़ा एनामोलस बिहेवियर उसने शो किया, जो कि जनरली इस टाइप का पैटर्न होता है वो नहीं मिला। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये हार्ड जो ड्राइव्स होती है कंप्यूटर में उसमें यूज़ हो सकता है, बायोसेंसर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मेडिकल इमेजरी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो देर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड या दिस प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सो ये फिनोमेना आपने कई बार सुना होगा कार्बन डेटिंग का। तो कार्बन डेटिंग बेसिकली इज अ टेक्निक अंडर रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, तो रेडियोमेट्रिक मतलब हम किसी आइसोटोप का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिमेन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसा होना चाहिए कि जो कि उस बॉडी को हार्म ना करे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, सच से यूरेनियम है। अब यूरेनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है तो डेफिनेटली बॉडी को हार्म कर सकता है। राइट, सो हम कोई ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखते हैं जो बॉडी को हार्म नहीं करता, तो जनरली इसमें हमें कार्बन 14 मिलता है। 14 का मतलब ये एटॉमिक मास है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। आइसोटोप आपको पता ही है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो वैसे तो कार्बन नेचुरल जो कार्बन होता है वो C12 होता है। राइट, बट ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ऑफ कार्बन दैट इज C14। अब रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट होता है ना, तो वो एक फिनोमिना शो करता है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके।
रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, वो रेडिएशन रिलीज करता है। अब रेडिएशन के बहुत सारे टाइप के होते हैं, या ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। सबसे पावरफुल गामा रेडिएशन होता है, वो किसी भी चीज़ को क्रॉस कर सकता है। उसके बाद बीटा एंड उसके बाद अल्फा। ठीक है, तो ये जनरली ऑर्डर रहता है। ठीक है, और जैसे कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव मतलब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो वो रेडिएशन रिलीज करके स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है या सिंपलर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव एनी मोर। ठीक है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है या कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो रेडिएशन रिलीज करेगा और अपने आप को सिंपलर और स्टेबल एटम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये फिनोमेना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस टाइम पीरियड में जब जो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से पार्टिकल का जो अमाउंट था रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का, जब वो हाफ हो जाता है तो उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो C14 होता है, जैसे ये जानवर आप देख सकते हो, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेबर टूथ। ये कभी अर्थ के ऊपर घुमा करता था, बट अब लॉन्ग एक्सटेंक्ट हो चुका है। तो अब मेरे को सेबर टूथ का लेट्स से स्पेसिमेन मिला। अब मुझे पता लगाना है कि इसमें कितना, ये किस टाइम पे अर्थ के ऊपर घूम रहा था। तो मेरे पास क्या तरीका है, मैं C14 के इसमें आइसोटोप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ। ठीक है, और उनका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो जनरली नॉर्मल जो कार्बन होता है उससे रिलेटिव जो रेशियो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो लेट्स से एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट था जहाँ पे ये घूम रहा था ड्यूरिंग इट्स डेथ, इसकी बॉडी में 100% C14 आइसोटोप्स थे। अब कार्बन C14 का जो हाफ लाइफ है दैट इज 5730 ईयर्स, यानी इतने सालों में, लगभग 6000 सालों में, जो नंबर ऑफ C14 आइसोटोप्स हैं इसकी बॉडी में हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट 6000 सालों में, अराउंड 11460 ईयर्स में, ये नंबर फिर हाफ हो जाएगा और 25 हो जाएगा। फिर अगेन अगले 6000 सालों में ये नंबर फिर से हाफ हो जाएगा एंड 12.5 रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, एंड जितना कंसेंट्रेशन है C14 का उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस एज में या किस टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, सो कार्बन आइसोटोप ये जो C14 है, इसका एक लिमिटेशन ये है कि इससे कोई ऑर्गेनिज्म जो कि 50,000 ईयर्स के अराउंड था उसे ही हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसा कोई जानवर या ऐसा कोई स्पेसिमेन जो कि अर्थ पे 50,000 ईयर्स अगो था, उसको, उसकी एज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते यूजिंग C14 आइसोटोप या कार्बन डेटिंग से। ठीक है, सो इसलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारा साइंटिस्ट ने एक और नया आइसोटोप आइडेंटिफाई किया, विच इज कैल्शियम 41। ये कैल्शियम 41 अगेन आइसोटोप है कैल्शियम का। नॉर्मल कैल्शियम का मास कितना होता है, तो यू शुड नो इट इज 40 ओनली। ठीक है, केवल 40 ही मास होता है नॉर्मल कैल्शियम का, बट क्योंकि ये आइसोटोप है तो ये कैल्शियम 41 है। ठीक है, सो कैल्शियम आइसोटोप में ये जो प्रॉब्लम रेडियो C14 के साथ आ रही थी उसको इसने सॉल्व किया, इन द सेंस कि इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज 99,400 ईयर्स। मतलब ऑलमोस्ट आप रफली मान सकते हो कि 1 लाख ईयर्स का इसका हाफ लाइफ होता है। मतलब 1 लाख साल के अंदर ये अगर लेट्स से 100 था इनिशियली तो 50 होगा। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होता है अर्थ पे, तो दिस इज फॉर्म ऑन अर्थ इन द सॉइल और द क्रस्ट थ्रू कॉस्मिक इंटरैक्शंस। कॉस्मिक मतलब जो यूनिवर्स से आने वाली जो रेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा रेज या लेट्स से कोई और अल्ट्रावायलेट रेज जो कि कॉस्मॉस से आती है, उनसे ये प्रोड्यूस हो सकता है हमारे अर्थ सरफेस पे। बट इसके साथ एक चैलेंज ये है, दैट इज इट इज लेस अबंडेंट दैट कार्बन 14। कार्बन 14 का जो अमाउंट है उससे हमेशा ये कम ही मिलता है, इसलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज दिस इज गुड टू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिमेन जिसका एज 100,000 ईयर या 1 लाख ईयर से ज़्यादा का पुराना कोई स्पेसिमेन है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको यूजिंग कैल्शियम 41 आइसोटोप। ठीक है, सो ये था रेडियोमेट्रिक डेटिंग। आई होप इसमें जो टर्म्स थी रिलेटेड टू आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिविटी के वो आपको समझ आ गई हुई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर रोबोटिक्स। ये जो स्ट्रैटेजी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बनाया। ड्राफ्ट का मतलब अभी बस फॉर्मुलेशन स्टेज पे है, कोई एसच पॉलिसी नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्लासिफाई किया गया है रोबोट्स को ऑन बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज: इंडस्ट्रियल, सर्विस और मेडिकल रोबोट्स। तो इनकी 3 कैटेगरीज बनी है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। रोबोट्स को हम प्रमोट करेंगे इन डिफरेंट एरियाज लाइक नेशनल सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। अब ये सब एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक फैक्ट आप ये याद रख सकते हो, द तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च अ स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, विद इन द स्टेट एक अपना फ्रेमवर्क इन्होंने डेवलप कर लिया विद रिगार्ड्स टू रोबोटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। सो दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय मीति, एंड ये बिल्ड किसने किया है? फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट। इसके अंडर ये जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब है इसे डेवलप किया है, और दिस इज फंडेड बाय मीटी। अब ये फ्यूचर स्केल प्राइम प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारा जो एग्जिस्टिंग आईटी वर्कफोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्कफोर्स है, उसको हम रीस्किल और अपस्किल करेंगे इन टेक्नोलॉजीज जो कि इमर्ज करी है, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो 10 टोटल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इन सब के अंदर हम हमारे जो वर्कफोर्स है उसको स्किल या रीस्किल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाइब्रिड पार्टिकल्स। सो हाइब्रिड पार्टिकल्स, ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज एक रीसेंट स्टडी में हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया, या नैनो हाइब्रिड्स का इस्तेमाल किया गया, विच वर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का नाम पता होना चाहिए। गोल्ड था और कॉपर सल्फाइड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने नैनो पार्टिकल्स या नैनो हाइब्रिड पार्टिकल्स, तो नैनो पार्टिकल्स मतलब 10⁻⁹ मीटर्स, राइट। सो इन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कैंसर एक ट्रीटमेंट तैयार किया है। सो ये जो कैंसर है, आपको पता है कैंसर क्या होता है? इट्स एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। हमारे बॉडी में सेल्स ग्रो होते हैं, लेकिन कैंसर के केस में वो अपनी जो एक एबिलिटी होती है, वो ग्रो करने की एक लिमिट होती है। ठीक है, वो लिमिट ये भूल जाते हैं और ये पागल हो जाते हैं और लंप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हो रहा है, जैसे अगर ब्लड में हो रहा है तो ब्लड कैंसर, फिर ब्रेन में हो रहा है तो ब्रेन कैंसर, राइट। तो ऐसे ये अलग अलग जहाँ पे भी होता है वहाँ पे उस फॉर्म का कैंसर क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो नैनो हाइब्रिड है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी इन द सेंस दैट दिस कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई या डायग्नोस्ट कर सकता है कैंसर को, इसके साथ साथ इसे खत्म भी कर सकता है। सो इन सेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, क्योंकि ये डायग्नोस्ट भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा। अभी आइडेंटिफाई कैसे करेगा? दिस विल आइडेंटिफाई यूजिंग अकूस्टिक। अकूस्टिक मतलब साउंड वेव्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, साउंड वेव का इस्तेमाल करेगा टू आइडेंटिफाई, एंड डिस्ट्रॉय करेगा यूजिंग हीट। अब वो कैसे करेगा उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे ये जो नैनो हाइब्रिड है, दिस वुड बी लेस देन द साइज ऑफ 8 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से बेटर समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन नैनो हाइब्रिड्स को ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देंगे। एक इंजेक्शन से हम लोगों ने ये नैनो हाइब्रिड्स को बॉडी में डाल दिया। जैसे ही कैंसर सेल्स के पास जाके अपने आप को अटैच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैंसर सेल एक लंप है, वहाँ पे जाके एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा और जहाँ पे जाके ये अटक जाएंगे। फिर जैसे ही हम इसके ऊपर एक लेज़र रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम में, लेज़र रिफ्लेक्ट करने पे ये जो पार्टिकल्स है ये चार्ज अप हो जाएंगे। चार्ज होने के बाद ये अल्ट्रासाउंड वेव्स रिलीज करेंगे, जिसे हम बाहर पड़े एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर मीटर के इस्तेमाल से हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लेज़र से इन्हें चार्ज किया जाएगा। लेज़र से चार्ज होने के बाद ये अल्ट्रासाउंड वेव्स रिलीज करेंगे, जिससे हम ट्यूमर को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिनोमेना क्या होगा, जैसे ये लेज़र का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इससे ये जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे हीट होने लगेंगे। हीट होकर ये ट्यूमर सेल्स को डीजनरेट या उन्हें किल करने लग जाएंगे। ट्यूमर सेल मतलब कैंसर सेल से। सो ये प्रोड्यूस करेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे ऑन द कैंसर सेल एंड किल देम। ठीक है, सो ये जो लाइट है इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे यूजिंग एन एंडोस्कोप, जो कि जनरली कैंसर की स्क्रीनिंग में इस्तेमाल होता है। सो इस सेंस में इस नैनो हाइब्रिड से हम ना सिर्फ कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं बल्कि उन्हें किल भी कर सकते हैं। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्लियर? सो दिस वॉज नैनो हाइब्रिड्स फॉर यू। आगे चलते हैं, कुछ अदर रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सो वाइट फॉस्फोरस है पहला टॉपिक। तो आपको याद होगा हम लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बॉम्ब का बात किया था कॉल्ड थर्मोबैरिक बॉम्ब, राइट। सो थर्मोबैरिक बॉम्ब क्या था? ये बेसिकली एक ऐसा बॉम्ब है जो कि स्ट्राइक जब करता है एक जगह पे, उससे पहले एक केमिकल क्लाउड क्रिएट कर देता है, और जैसे ही वो बॉम्ब स्ट्राइक करता है फिर वो पूरा का पूरा जो क्लाउड है इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ फायर, क्योंकि ये फ्लेमेबल मटेरियल होता है। तो फ्लेमेबल मटेरियल के कारण पूरा का पूरा जो क्लाउड है ये आग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उससे जो रहने वाले लोग हैं दे आर सीवियरली बर्न्ड एंड डेथ भी हो जाता है।
ठीक है। सो ये वाइट फॉस्फोरस इसी टाइप का मटेरियल है जो क्लाउड फॉर्म करेगा एंड फिर फायर ट्रिगर कर सकता है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो एनजीओ है, इसने बोला है कि इसराइल ने वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है गाज़ा और लेबनान में, और ये काफ़ी डेंजरस है, इन एक वॉर क्राइम है। ठीक है। सो वाइट फॉस्फोरस बेसिकली एक वैक्सी येलोइश टू क्लियर केमिकल होता है जिसकी स्मेल थोड़ी सी गार्लिक जैसी होती है या फिर पंजेंट लहसुन जैसी होती है। ठीक है। सो ऑल्दो इट इज कंसिडर्ड अ वॉर क्राइम, बट माइंड यू दिस इज नॉट अ बैंड केमिकल वेपन अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन, बिकॉज इसमें डायरेक्टली ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये किसी को हार्म नहीं कर रहा है, ये बेसिकली फायर क्रिएट कर रहा है और उस फायर से हार्म हो रहा है। फॉर दैट रीजन दिस वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ बैंड केमिकल अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है। तो डिस्टिंक्शन पता लगा। ऑल्दो ये काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी बड़े एरिया में वाइट फॉस्फोरस फॉल जाता है और इसलिए बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले सकता है। दिस इज नॉट अ प्रिसाइज वेपन। ठीक है। तो इसलिए इसके कोलेट्रल डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको वॉर क्राइम कंसीडर किया जाता है अगर इसे सिविलियंस पे यूज़ कर दिया जाए तो। एंड यही कुछ देखने को मिला गाज़ा के अंदर भी। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए वाइट फॉस्फोरस के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड वाज इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली जो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम ये सुपर क्रिटिकल मतलब ये कुछ कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम पंप करें इन अ ऑयल डिप्लीटिंग गैस रिजर्वॉयर या ऑयल या गैस रिजर्वॉयर। तो सपोज आपको पता है अर्थ के अंडर माइनिंग होती है। ठीक है। लेट्स से हम माइन कर रहे थे, यहाँ पे ऑयल कम हो गया। ठीक है। आ नहीं रहा है ऊपर ऑयल या गैस नहीं आ रही ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सुपर क्रिटिकल CO2 लाऊंगा, इसके अंदर पंप करूँगा, गैस जाएगा, यहाँ पे एक ओपनिंग बना देता हूँ ताकि ये जो प्रेशर अंदर गया ये यहाँ से निकल जाए। तो इससे क्या होगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, ऑयल या गैस जो भी फ्लेमेबल है। तो इससे एक तो पूरी तरीके से इसमें से ऑयल निकल जाएगा। दूसरा चीज़, जैसे ही ऑयल निकल गया मैं क्या करूँगा और कार्बन डाइऑक्साइड पंप करूँगा और इसको क्लोज कर दूंगा दोनों एंड से। ये क्लोजिंग करने से क्या हुआ, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कार्बन को एब्जॉर्ब करने के नेचुरल भी तरीके होते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल आपको पता है पेड़ पौधे जो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल तरीका आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पंप कर देंगे विद इन दी अर्थ सरफेस। राइट। सो इस तरीके से ऑयल भी निकल गया, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन भी हो गया। राइट। सो विन विन सिचुएशन हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, टेंटलम। सो रिसर्चर्स हैव फाउंड द प्रेजेंस ऑफ टेंटलम इन द सतलुज रिवर सैंड इन पंजाब। टेंटलम जो है एक रेयर मेटल है और काफ़ी डक्टाइल और जनरली कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हार्ड मटेरियल, एंड दिस इज अगेन अ हाईली करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल। करोजन मतलब इसका जल्दी से जंग नहीं लगता, एंड इज कंप्लीटली इम्यून टू केमिकल अटैक्स एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो ये जो कोई केमिकल है वो डायरेक्टली इसे करोड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर ना चला जाए। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। और बहुत एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड जनरली ये यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइपरलूप। सो हाइपरलूप बेसिकली इलॉन मस्क की एक कंपनी है, वो भी इसे डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। इंडिया में अभी रिसेंटली टाटा स्टील और ट्यूटर हाइपरलूप नाम से एक स्टार्टअप है विच इज़ अंडर आईआईटी मद्रास। तो उन्होंने आपस में जॉइंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है सो एज टू डेवलप द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है एक फ्यूचर का या एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। इसके अंदर हम एक कार्गो को या पैसेंजर्स को ट्रैवल करा सकते हैं द स्पीड ऑफ 700 माइल्स इन आवर, मतलब दिस इज मोर फास्टर देन एन एयरप्लेन। ठीक है। सो इस हाइपर लूप में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्यूब, ट्यूब के अंदर हम लो प्रेशर या वैक्यूम रखते हैं ताकि इसमें ज़ीरो एयर रेजिस्टेंस हो। ज़ीरो एयर रेजिस्टेंस से काफ़ी स्पीड में जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। फिर इसमें एक पॉड होगा, पॉड या कोई कोच होगा जिसके अंदर पैसेंजर या कार्गो को रख सकते हैं। ठीक है, जो कि ट्रैवल कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर टर्मिनल्स होंगे जहाँ पे अराइवल और डिपार्चर होगा पॉड्स का या लोगों का। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, एक तो वेरी हाई स्पीड है, ये एयरक्राफ्ट से ऑलमोस्ट दुगनी स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है। एनर्जी एफिशिएंट होगा,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो कॉस्ट है ओवरऑल वो काफ़ी कम होगा इन द लॉन्ग रन। एंड फर्दर दिस इज इम्यून टू बैड वेदर, जैसे एयरक्राफ्ट क्लाउडी या थंडरस्टॉर्म में नहीं ट्रैवल कर सकते, दिस कैन इवन ट्रैवल इन बैड कंडीशंस। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ रिलेटेड मिशन देखते हैं स्पेस बेस्ड। तो इसरो का देखिए पहले, एस्ट्रोसेट 2015, ये एस्ट्रोसेट मिशन था 2015 में लॉन्च किया था इंडिया ने, एंड इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है। ठीक है। तो पहला था, अभी तो आपको पता रिसेंटली हम लोगों ने आदित्य L1 भी रिलीज कर दिया है, जो कि सन को बेसिकली आइडेंटिफाई या उसको अराउंड रिसर्च करेगा, उसके हेलियोस्फेयर में रिसर्च करेगा। एस्ट्रोसेट जो था वो ओवरऑल यूनिवर्स के लिए हम लोगों ने डेवलप किया था, मतलब पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। तो इसका रेंज जो है, जो हमेशा कभी भी कोई स्पेसक्राफ्ट पढ़ते तो उसका रेंज वगैरह जो है किस बैंड में काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस वाज वर्किंग इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली, तीन बैंड्स के अंदर साथ में काम कर रहा था। और रिसेंटली इसने गामा रे बस्ट इवेंट जो है वो डिटेक्ट किया। ठीक है। सो फॉर दैट रीजन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में याद होना चाहिए अपने को। एंड जनरली ये गामा रे बस्ट क्या होता है, ये हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं, जो कि जनरली किसी न्यूट्रॉन स्टार, मतलब कोई स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, उससे ये गामा रे बस्ट जैसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो उसको इसने स्टडी किया, तो दिस वाज इट्स 600 गामा रे बस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था स्पेस टेक के पार्ट में, कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का। अब आपको पता है कि जो PSLV है वो एक फोर्थ स्टेज रॉकेट है, प्लस इसमें बूस्टर्स भी लगते हैं। तो जैसे ये हवा में जाता है, एक एक करके ये जो बूस्टर्स हैं ये रन करते हैं और फिर वापस धरती पे गिर जाते हैं, राइट। और क्योंकि ये एक सिंगल टाइम यूज़ ही है, ठीक है, सिंगल टाइम यूज़ है, तो इस कारण से इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको डेवलप करने में। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल ऑप्शन एंड विच इज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने ऑलरेडी डिज़ाइन भी कर रखा है। ठीक है। सो उस तरफ हम भी मूव करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो थोड़ा कंपेरेटिवली चीपर हो जाए, प्लस इसके साथ साथ जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो लेस कॉस्टली भी होगा। ठीक है। प्लस इससे स्पेस डेब्रिस भी होता है, आपको याद होगा फोर्थ स्टेज जो होता है PSLV का, वो ऊपर स्पेस में डेब्रिस बन जाता है। ठीक है। तो इससे बहुत सारे एडवांटेज है, हम कभी भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हम कॉस्ट भी बचा सकते हैं, हम हमारा टाइम भी बचा सकते हैं। फॉर दीज रीजंस हम लोग ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी इंडिया ने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करी थी, और इट कैन बी स्केल्ड अप टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियाज रीयूजेबल टू स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। तो टू स्टेज का इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं हम लोग इसके थ्रू। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, पोयम। तो आपको याद ही होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में स्पेस टेक में, कि जो फोर्थ स्टेज होता है PSLV का, देखो आपको पता है PSLV इज अ फोर्थ स्टेज रॉकेट, जिसमें ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ फ्यूल होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ठीक है। जो ये तीन स्टेज हैं ये फायर करके नीचे गिर जाते हैं धरती पे, लेकिन ये जो फोर्थ स्टेज है दिस बिकम स्पेस डेब्रिस, ऊपर पहुंच जाता है ऑर्बिट में, एंड वहां पे जाके फिर स्पेस डेब्रिस बन जाता है। तो ये स्पेस डेब्रिस ना बने, इसके लिए हम लोगों ने पोयम, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको कंडक्ट किया। इसके अंदर हम लोगों ने फोर्थ स्टेज में कुछ एक्सपेरिमेंट लगाए, और फिर जैसे ये फोर्थ स्टेज स्पेस में पहुंचा, वहां से हम लोगों ने इसे वापस अर्थ के अंदर ऑर्बिट के अंदर मनूवर कर लिया। अब ये धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट में आता हुआ नीचे गिर जाएगा। ठीक है। और कुछ समय तक कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम इसमें रन कर सकते हैं, राइट। सो ये PSLV C55 जो मिशन था उसमें ये पोएम 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने रन किया था, तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिशन इज निसार, ये इंपॉर्टेंट है। निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। सो ये एक लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी होगा, लो अर्थ मतलब विद इन 500 किलोमीटर्स की रेंज में देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो अर्थ है या जो पूरा ग्लोब है इसको 12 डेज में मैप कर लेगा। क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा है, इसका जो प्रिसीजन होगा काफ़ी हाई है, मतलब 1 सेंटीमीटर से अंडर अंडर ये चीज़ों को देख सकता है। यानी कोई चीज़ अगर 1 सेंटीमीटर के आसपास भी है तो उसको अर्थ पे देख सकते हैं, यानी अर्थ पे पड़ी हुई एक छोटी सी कील को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सो इससे हम डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रायोस्फेरिक ट्रैकिंग
क्रायोस्फीयर मतलब अर्थ का जो बर्फीला एरिया है उसको ट्रैक करेंगे, चाहे वो साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल हो, या फिर ग्लेशियर्स। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मैप्ड यूजिंग द निसार सैटेलाइट। और ये इंडिया और यूएस का मिक्स्ड, या नासा या इसरो का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखो PSLV C56, तो जैसे अभी बताया था कि उसके फोर्थ स्टेज का डी ऑर्बिटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये PSLV C56 के अंदर भी हम लोगों ने डी ऑर्बिटिंग किया। ठीक है। एंड रीजन आपको पता है, ताकि ये स्पेस डेब्रिस ना बने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन ऑफ सम अदर स्पेस एजेंसीज, like Euclid mission. This was launched by European Space Agency and it has recently lifted off. Its main aim is to investigate the cosmic mysteries of dark matter and dark energy, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and it will make a 3D map of universe. राइट। अब इसका जो स्पेक्ट्रम है, मतलब जो परसीविंग स्पेक्ट्रम है इसका, दिस वुड बी विजिबल वेवलेंथ कैमरा एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके बारे में एक और खास बात है, दैट दिस वुड बी लोकेटेड एट लैग्रांजेस पॉइंट 2। इससे पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी हम लोगों ने देखा था, वो भी लैग्रांज पॉइंट 2 पे ही है। नेक्स्ट देखो कैसीनी मिशन। कैसीनी एक जॉइंट एंडेवियर है मल्टीपल स्पेस एजेंसीज का, इंक्लूडिंग नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। सो ये जो कैसीनी स्पेसक्राफ्ट है, इट हैज़ रिसेंटली फाउंड फॉस्फोरस इन द वाटर गीजर ऑफ एनकेलेडस। एनकेलेडस जो है ये बेसिकली एक मून है सैटर्न का, एंड वन ऑफ द इट्स द ब्राइटेस्ट मून ऑफ सैटर्न। ठीक है। सो ये एक आइसी मून है इन द सेंस के यहाँ पे पूरा आइस से कवर्ड है, बट कुछ जगह जो अंदर की जो हीट है उसकी वजह से गीजर्स, वाटर गीजर्स निकल रहे हैं यहाँ पे, एंड उन वाटर गीजर्स के अंदर फॉस्फोरस का प्रेजेंस मिला है। एंड फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, तो प्रॉब्ली हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमें मिल जाए। ठीक है, एनकेलाइडिस के मून के ऊपर। Next, Cassini mission was initially designed to explore the Saturn system, including its ring and its moon. But special focus इसका टाइटन पे था। उस पे भी अगेन जो फ्रोजन आइस है वो देखने को मिलती है। राइट। नेक्स्ट देखो सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का जॉइंट कोलैबोरेशन है। और ये वाला जो ऑब्जर्वेटरी है, दिस इज़ एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब हवा में है, और हवा में कैसे होता है, प्लेन के थ्रू। एक प्लेन को हम इस एस्ट्रोनॉमी के साथ हम लोग इसे जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ले जाते हैं। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों लेके जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे अर्थ का जो पोल्यूशन है और जो बाकी एरोसोल्स है वो उस लेयर तक नहीं पहुँचते, सारा पोल्यूशन ट्रोपोस्फेयर में ही रह जाता है। राइट। सो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में कंपैरेटिवली क्लीनर है, एंड वहाँ से ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन होता है। राइट। सो दिस फ्लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑब्जर्व करता है इंफ्रारेड रेज को, और उसके थ्रू यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करता है। एंड रिसेंटली दिस ऑब्जर्वेटरी हैज़ डिटेक्टेड एटॉमिक ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट देखो टियांगोंग स्पेस स्टेशन। सो दिस वॉज लॉन्च बाई चाइना, एंड ये उनका परमानेंट एक स्पेस स्टेशन है। आपको पता है स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, और वैसे हमारे पास एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें मल्टीपल जो स्पेस एजेंसी है वो वर्क करती है एक साथ, बट प्राइमरली दो स्पेस एजेंसीज है, रशिया एंड यूएस, उनका मेन रोल है उसके अंदर। ठीक है। तो चाइना ने अपना अलग हट के एक स्पेस स्टेशन बनाया, उसका नाम है टियांगोंग। ठीक है। सो विद दैट PT365 फॉर साइंस एंड टेक इज ओवर। I hope this discussion added some value to your studies. Okay. So with that, we will be winding up the session. Thank you for joining. Bye bye.